अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कल सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद जैसे कि इमरान खान साहब टेलीविज़न स्क्रीन पर आए, यौम तशक्कुर आज मना रहे हैं, तो आज का जो दिन था वो गवर्नमेंट के इत्तेहादियों के पीडीएम के रिस्पांस का दिन था। आज ये देखना था कि इस पर हुकूमत क्या मौक़िफ़ अपनाती है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत ज़ख्मी है। इमरान खान साहब तो फतह याब हो गए और वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन हुकूमत की हिकमत अमली इससे निमटने की क्या होगी जिससे पंजाब के महाज पर शिकस्त हुई। तो आज के दिन की जो बड़ी बड़ी बातें हैं अहम, उसमें ये कि कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है कि अदालती इस्लाहात की जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रीट्वीट करके फ़रतुल्लाह बाबर साहब के एक ट्वीट को, जो कि बहुत अहम था, उस पर बहस का आगाज़ किया। पीपल्स पार्टी ने बेसिकली इसको इनिशिएट किया। अब इस पर गवर्नमेंट पेशकदमी कर रही है और इसके अलावा हुकूमत ने काजी फ़ायज़, जस्टिस काजी फ़ायज़ के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त क्यूरेटिव जो था उसको रिव्यू को वापस लेने और रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। यही नहीं, जो हल्की फुल्की एक धमकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से सामने आई वो गवर्नर राज की भी थी। अगर तो गवर्नर राज लगाना हो तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। राना सनाउल्लाह साहब पता नहीं क्यों वजारत दाखिला में एक समरी पर काम होने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा मुमकिन होना दिखाई नहीं देता। बहरहाल ये वो हैं बातें जिसके बारे में गवर्नमेंट पेशकदमी कर रही है, आगे बढ़ने की बातें कर रही है। आज कौमी असम्बली का इजलास बहुत अहम था। वहाँ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे और बताएंगे कि उनका आइंदा का लाहेमल क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आज मुखातिब हुए कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे। शहबाज शरीफ साहब ने तो वो हस्बे मामूल लाडला कह के तनकीद का निशाना इमरान खान साहब को बनाया। वो कहा जाता है कि मजनू न मारो मज दी कट्टी नु मारो, यानी उन्होंने इमरान खान साहब को ही तनकीद का निशाना बनाया, उन्हीं के बारे में बात की और कहा कि फस्तायत का मुकाबला करेंगे, झुकेंगे नहीं। बहुत सी ऐसी बातें, शेर व शायरी भी करते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब अलबत्ता बहुत अहम था। उन्होंने ये वाजे किया माजी से कि 18वीं तरमीम के बाद 19th अमेंडमेंट 19वीं आइनी तरमीम के लिए उनको धमकी दी गई थी कि ये पास करें वरना 18वीं आइनी तरमीम को ही उड़ा के रख देंगे। उन्होंने ये कहा कि उस वक्त उनकी हुकूमत को इसके खिलाफ डटकर खड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये उनकी गलती है। आज उन्होंने ये गलती तस्लीम की, लेकिन इसकी इस्लाह किस तौर मुमकिन है, ये अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर उन्होंने कहा कि एक रात की न्यूट्रलिटी से 70 साल के गुनाह माफ़ नहीं हो जाते। ये भी उनके खिताब से एक अहम टेक अवे था। सेठी साहब, गवर्नमेंट जो भी करने जा रही है, शहबाज शरीफ साहब जाहिर है उसमें ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, ना पीपल्स पार्टी बैठी है ना कोई और, नून लीग एक्चुअली, और नून लीग में भी शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं। आपको लगता है कि टकराव का बयानिया शहबाज शरीफ साहब बिल्ड आज कर पाए कि अब वो टकराव करेंगे, या हुकूमत में होते हुए एस्टेब्लिशमेंट से टकराव आसान नहीं होगा और वो सही कर रहे हैं? अच्छा। शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी आज, सुना, काफी लंबी तकरीर थी, मैंने उसकी मोटी मोटे चुने चुने चीजें सुनी हैं। जी। आपका ये कहना कि कोई खास बात उसमें नहीं थी और उन्होंने इमरान खान को ही अटैक किया, हम्म। मेरा ख्याल है 70% तो ये आपकी जो बयानिया है ये सही है। अच्छा। ऐसे ही था। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ तो बिल्कुल कुछ नहीं कहा, ना ही जो उनके बारे में कोई तनकीद की, मगर उन्होंने पूरा एक तारीखी जायजा लिया है कि सुप्रीम कोर्ट या अदलिया के जो जजमेंट्स इनके खिलाफ, नून लीग के खिलाफ आते रहे हैं, उसका तो पूरा उन्होंने तजिया लिया आज। और जाहिर है वो बड़े पोलाइट तरीके के साथ उन्होंने बात कही कि हमारे लिए ऐसे और उनके लिए ऐसे, हमारे लिए ऐसे और उनके लिए ऐसे। तो ये तो मैंने सुना है और मैं समझता हूँ कि दिस इज द फर्स्ट शॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द जुडिशरी। मरियम नवाज शरीफ ने तो ऐलान कर दिया कि जुडिशल कू हो गया। जी। और मगर शहबाज शरीफ साहब हमेशा एज लीडर ऑफ द हाउस मोहतात रहते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के आगे वो तनकीद नहीं करते, जुडिशरी के बारे में भी बड़ा ख्याल रखते हैं। मगर फिर भी उसके बावजूद उन्होंने आज काफी डिटेल में ये बात की, हवाले दिए कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जाहिर है डायरेक्ट अटैक नहीं किया। अच्छा, अब आइए, आप तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बातें तो जो करने वाली थी कर दी, पैगाम भी चला गया है जहाँ जाना चाहिए था। मगर बिलावल ने जो बात कही, जाहिर है उन्होंने तो फिर अपनी स्पीच जो है उसमें कुछ तो ऐसी बात करनी थी ना जो कि वो कर सकते थे, और उन्हें तो एस्टैब्लिशमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जुडिशरी तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो तारीख में जुडिशरी जो थी वो तो पीपल्स पार्टी के बहुत खिलाफ रही है।
नून लीग के खिलाफ तो अब हाल ही में हुई है ना। जी। उससे पहले तो काफी प्रो नून लीग थी जुडिशरी। हम्म। और जब पीपल्स पार्टी का जमाना था, तो पीपल्स पार्टी के तो बड़े दुख हैं। और इसीलिए कि अगर फरतुल्ला बाबर साहब ने आज शुरू किया सारा बात, और वो कह रहे हैं बहुत सी बातें, और हम्म। बिलावल ने भी आज बात की, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। उसकी वजह यह है कि मुझे याद है कि जब ये 19th अमेंडमेंट आई थी, या आने वाली थी, जी। और टेबल हुई थी, तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने धमकियां दी थी। और मुझे याद है उस वक्त हमने आ, अपने प्रोग्राम्स के अंदर यही कहा था, आसिफ जरदारी साहब पीछे मत हटें। ये आपका ख्याल है कि ये आप पीछे हट जाएंगे तो ये आपको छोड़ देंगे, इन्होंने फिर भी नहीं छोड़ना आपको। हम्म। और वही हुआ। ये जो आज इनको तकलीफ हो रही है पीडीएम को, जिस तरीके से जुडिशरी सुपीरियर जुडिशरी बिहेव कर रही है, और ये अपॉइंटमेंट्स में, रिव्यूज में, अपील्स में, एंड सो ऑन, तो ये इशू ही थे जो उस वक्त सामने आए थे, कि सुपीरियर जुडिशरी अंडर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, नए नए अभी वो आए थे, मुशर्रफ को डिफीट करके आए थे। इनके जो सपोर्टर्स थे बार में भी और सिविल सोसाइटी में भी, वो बिल्कुल पार्लियामेंट के खिलाफ हुए हुए थे, और वो जरदारी साहब की पार्लियामेंट के और जरदारी साहब की पार्टी के खिलाफ हुए हुए थे, बिकॉज उन्होंने पहले रेजिस्ट किया था कि इनकी रेस्टोरेशन को। और जब एतजाज एहसन साहब जरदारी साहब के पास गए और कहे कि जी इनकी रेस्टोरेशन करें, तो उन्होंने कहा यार ये हमारे गले पड़ जाएंगे, तो जरा हाथ हौली रखो, ठहर जाओ। तो मगर नहीं, मगर वो फिर एक कियानी साहब की इंटरवेंशन हुई, जनरल साहब की। उन्होंने कहा कि उनका ख्याल था कि ये इफ्तिखार चौधरी और ये इनके साथी जब रिस्टोर हो जाएंगे, तो फिर मुशर्रफ की भी छुट्टी हो जाएगी, और जरदारी को भी इन कंट्रोल रहेगा, और हमें भी कुछ सहूलत मिल जाएगी, एक्सटेंशन वेंशन, वो जो सारी बातें थी। तो मतलब वो फिर उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने किया, थोड़ा बहुत धक्के लगाए इधर उधर। और वैसे भी वो उस वक्त बड़ा नशा था जुडिशरी में और वकला हजरात में, कि हमने एक डिक्टेटर को निकाल दिया है, और हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उस वक्त फिर जब उनकी धमकी आई कि अब मत करें, इसको छेड़ें, हमारे पावर्स को ये लेने की कोशिश मत करें, हमने अपने पावर्स डिफाइन कर दिए हैं, अब हमें कोई नहीं चैलेंज कर सकता, और आप ना कोशिश करें 19th अमेंडमेंट में ये करने की वो करने की। तो जरदारी साहब घबरा गए, और उनको मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जनरल कियानी की तरफ से भी यही हिदायत आई कि ये बड़े खतरनाक मूड में है, आप मत करें, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात आज बिलावल भुट्टो साहब ने अगर ये कही है, तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, ये तारीख का हिस्सा है। मगर जाहिर है आजकल की जो जनरेशन है, उन्हें खास तारीख के बारे में इतना पता नहीं है, बिकॉज दे सो यंग, और कोई ऐसे तो नहीं है कि दे लिव थ्रू दीज एपिसोड्स ऑफ द अर्ली टू द मिड 2000s। तो जी। इसलिए बिलावल ने बड़ी अच्छी बात की है। मगर शहबाज शरीफ साहब ने भी आज बयानिया खोल दिया है जुडिशरी के बारे में। तो ये इससे मुझे एक चीज नजर आ रही है, जो कि मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ अब, ये देख के कि दोनों लीडर्स ने आज क्या कहा है, और राना सोनाला भी आंखें दिखा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बातें आपने अभी कही है ना, कि एक पिटिशन, कोई कानून ड्राफ्टिंग की जाए, जी। जी। ताकि अगेन वही अलोंग द लाइंस ऑफ द 19th अमेंडमेंट, उसी किस्म की चीज अब फिर गौर, इस पे ऊपर गौर हो रहा है। और और याद आ गया कि वो गलती हो गई थी, अब नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता अब सूरत हाल ये है कि इतना आसान नहीं है इस किस्म का कानून पास करना, बिकॉज उसके लिए आपको सिर्फ एक लॉ नहीं पास करना, वो लॉ को चैलेंज भी किया जाएगा कि ये तो आप आइन के खिलाफ जा रहे हैं, तो इसके लिए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, तो उसके लिए 2/3 चाहिए। तो वो तो है नहीं आपके पास। मगर मेरा ख्याल है अब इसकी तरफ तवज्जो जरूर दी जाएगी कि इसके सुपीरियर जुडिशरी को भी एक सिग्नल जाए कि वी आर सीरियस, अगर हमें मौका मिला तो वी आर गोइंग टू क्लिप योर विंग्स। बहुत ज्यादा आप पार्लियामेंट से भी आगे निकल गए हैं आप। तो एक तो ये, दूसरी बात आपने कही कि जी वो काजी फायजी साहब के बारे में भी जी। जी। सोच रहे हैं, उनकी बातें भी, उनके ऊपर भी जो केस चल रहे हैं, या उनको कोशिश की जा रही है निकालने की, ये वो, उसके ऊपर भी नजरसानी हो रही है, और मैं समझता हूँ वो भी होगी। आप देखिएगा अभी जो काजी फायजी साहब का जो खत आया है चीफ जस्टिस साहब को रिगार्डिंग दी जुडिशल कमीशन, जो जिसके तहत 5 नए जजेस बनने हैं, उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि काजी साहब ने जो रिक्वेस्ट की है चीफ कि वो जस्टिस साहब यहाँ को, कि मौजूद नहीं है तो इजलास नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द सेम इजलास को टाइम पोस्टपोन कर हाँ दें। उसमें अटॉर्नी जनरल की भी मौजूदगी बड़ी अहम है, लेकिन उनके हवाले से हम सुन रहे हैं कि वो अलील हैं, मौजूद नहीं हैं।
तो उन तो ऐसी हाँ। बात है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको जी जी बताऊं क्या होने बिल्कुल, जा रहा है। बिल्कुल बताएं। वो ऐसे, हाँ वो ऐसे है कि इस वक्त जो मेरी चिड़िया की इतला के मुताबिक ऐसे है कि ये चीफ जस्टिस साहब कामयाब नहीं होंगे कल। वो अच्छा। मेरी चिड़िया की खबर ये है कि अटॉर्नी जनरल साहब भी पेश होंगे वाया वीडियो लिंक, और बाकी दो जो है लॉ मिनिस्टर वो भी होंगे, और जो बार काउंसिल के हैं वो भी होंगे। और मैं समझता हूँ कि जो स्प्लिट जा रही है इस वक्त, 9 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स जो हैं देर इंक्लाइन टू रेजिस्ट। तो 5-4 की मुझे लग रही है इस वक्त 5-4, अगेंस्ट द चीफ जस्टिस। 5-4 हाँ की 5-4। रेशो। हाँ, ओके। तो मगर है तो बड़ी क्लोज। तो अगर चीफ जस्टिस साहब को ऐसे लगा कि ये 5-4 होने जा रहा है, तो ये ऐन मुमकिन है कि वो इसको पोस्टपोन कर दे। और क्योंकि ही कांट रिस्क बीइंग टू लूजिंग लाइक दिस, तो फिर शायद कोई कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें बाद में, ठीक जो है। कि मेरा ख्याल है बेहतर होगा। अगर चीफ जस्टिस साहब ये अपनी कोशिश के बावजूद हार जाते हैं, तो फिर बहुत सी कहानियां भी निकलेंगी कि उनकी कोशिश कैसे रही, क्या उन्होंने कोशिश की, क्या नहीं किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेहतर यही है कि लेट ये जुबान जो है ना लोगों की वो शुरू हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप पोस्टपोन कर दें, ताकि कॉम्प्रोमाइज करके और रिट्रीट कर लें इसके ऊपर। अगर आप हार जाते हैं तो ये बहुत बड़ा आपके लिए धचका होगा। और मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त 5-4 चल रहा है, अच्छा। 4 विद चीफ जस्टिस साहब एंड 3 अदर्स, एंड उधर 5 ऑन द अदर साइड। और बिल्कुल गवर्नमेंट ने पूरा पक्का फैसला किया हुआ है कि इसको रेजिस्ट करना है। तो अच्छा। ये पैगाम मेरा ख्याल है कि मिल गया होगा उनको, क्योंकि अब इतला हो गई है कि मेरी इतला के मुताबिक कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के जरिए, जैसे काजी फायजीसा साहब है वो भी वीडियो लिंक के जरिए ओके हाजिर ओके। होंगे इन दिस मीटिंग। तो ठीक है। एक तो ये बात। हम्म। तो दूसरी दूसरी बात ये है कि आ, आ, ये जो सारा इशू चल रहा है ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, हम्म। कल भी मैंने इसका इशारा किया था, आज फिर मैं इशारा करना चाह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी कोई सोच हो रही होगी। आ, मेरी चिड़िया की खबर है कि थोड़ी सी सोच चल रही है इसके ऊपर कि कुछ लोग, जिन लोग ये पीटीआई के जो लोग हैं, इनके बारे में कुछ सोचा जाए कि इनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। और दो आवाज, एक कुछ लोग अभी तक तो इन्होंने नहीं की, अच्छा। और वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इनको रहने दे पार्लियामेंट के अंदर, हम्म। कोशिश करे पार्लियामेंट में ये आ जाए, फिर बैठ के कोई बात बात करे। हम्म। मगर फिर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट के आके अंदर कोई बात बात नहीं करनी, इन्होंने और गड़बड़ करनी है। और ठीक अभी है। आपने देखा हम्म। फवाद चौधरी साहब का बयान आया है। क्या बयान आया है कि जी अगले महीने तक इमरान खान वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। हम्म। तो अगर इससे भी सूरत हाल है, तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि पार्लियामेंट के अंदर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की तैयारियां हो रही होंगी। ठीक है। आपने कहा कि फर्स्ट शॉट इन द डायरेक्शन ऑफ जुडिशरी फायर कर दिया गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट अदालती फैसले का हवाला नहीं दिया, तारीख जरूर बताई, कहा मेरे सीने में बहुत राज दफन है जो कि मरते वक्त तक दफन रहेंगे। तो सेठी साहब बस ये भी कहा कि मामलात इतने ख़राब नहीं है मईशत के जैसा कि बताया जा रहा है, ग्रेट डिप्रेशन जैसे नहीं है, और फस्तायत का मुकाबला करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। कल के बाद से जो अहम बात हो रही थी वो ये कि ये हुकूमत बोरिया बिस्तर लपेटेगी, घर जाएगी, अभी स्टे करेगी। तो आपके ख्याल में इस हुकूमत ने डटकर अपनी जगह पर कायम रहने का फैसला कर लिया है? शहबाज शरीफ साहब की बातों से हम ये अंदाजा लगाएं, और बेशक बातें या बयानियां वो जो भी तश्कील दे दें, जब कुछ सॉलिड ऑन ग्राउंड नहीं होगा तब तक कुछ कर नहीं सकेंगे। वोट को इज्जत दो के बयानिए से भी बड़ा प्यारा यू टर्न लिया नून लीग ने शहबाज शरीफ साहब की सूरत में। तो अब जो बातें वो कर रहे हैं कि उससे भी किसी वक्त यू टर्न ले सकते हैं। सियासत में इमरान खान साहब तो सबको कहते हैं कि यू टर्न ले। वो तो बाजवा साहब को भी कह रहे हैं कि भाई यू टर्न ले लो, कोई हर्ज नहीं है। और वो खुद तो यकीन रखते हैं यू टर्न्स के अंदर। और बाय द वे पॉलिटिशियंस तो मास्टर्स होते हैं यू टर्न्स के। उसके लिए भी बहुत से वो एक्सप्लेनेशंस दे देते हैं। तो यू टर्न तो कोई, सिर्फ इमरान खान साहब ने एक नया रिकॉर्ड रख दिया था यू टर्न्स का। जैसे कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुओ मोटो का रिकॉर्ड रख दिया था, इसी तरीके के साथ इन्होंने यू टर्न्स का रिकॉर्ड रख दिया। मगर बिल्कुल यू टर्न ली जा सकती है, और एन मुमकिन है कि किसी स्टेज पे हालात ऐसे बिगड़ जाएं कि इनका रहना मुश्किल हो जाए और ये यू टर्न ले लें एक बयानिया बना के। ये बिल्कुल एन मुमकिन है। मैं तो काफी अरसे से तजवीज यही दे रहा हूँ कि बयानिया बनाएं और घर जाएं। मगर जाहिर है गवर्नमेंट होती है और उनके लिए और भी बहुत सी कंसिडरेशंस होती हैं। मगर आपकी बात में वजन है। या मैं देख रहा था जो बयान जो आ रहे हैं मिनिस्टर से, शहबाज साहब से, वो तो ऐसे ही लगता है कि ये तो लंबा प्रोग्राम बना के आए हैं। और ये अभी भी इनका यही ख्याल है कि हम
लंबाई बैठे हैं। मगर बात यह है कि और आज जो जो खुशखबरी थी वो यही थी कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बड़ी अच्छी स्पीच दी है, कहीं अंग्रेजी में थी, मैंने उसके हिस्से सुने हैं, जिसमें वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अब हमने एक स्टेबलाइज कर लिया है। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाए तो डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, बिकॉज हमने इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो संभाल ली हैं, और इंशाल्लाह अगले महीने जाके कुछ हल्का हल्का कोई जी जी मामले भी और भी बेहतर होंगे, जी। और डिफॉल्ट का अब कोई खतरा नहीं रहा। मगर तो ये बड़ी बड़ी खुशाइन बात है। उन्होंने बड़े वजनी इसके लिए रीजंस दिए हैं। जो लोग समझते हैं कि सुनना चाहेंगे तो वो जरूर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी स्पीच सुने। बड़ी उन्होंने मुतमईन तरीके के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आज बात कही है कि डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। अच्छा, अब इसमें आपको याद होगा कल के प्रोग्राम में मैं बिल्कुल यही कह रहा था। मैं कह रहा था ये डिफॉल्ट शॉर्ट वाली गेम कोई नहीं है, आपको याद होगा। और ये तो एक चीज बहाना बना था कि जी ये आईएमएफ के साथ जल्दी जल्दी साइन करें एंड गेट ऑन विद इट। मगर ठीक है। अच्छा हुआ, बहाना था या जो भी था, वो तो अब साइन ये वाइन अब होने ठहरेंगे जा। सेठी साहब, अब ये ठहरेंगे या इन्होंने जाने का फैसला कर लिया है, या नवाज शरीफ साहब की तरफ से दबाव आ सकता है? जरा मैं वो डिफॉल्ट वाली बात पूरी कर लूं। जी जी, ब्रेक पर तो जाने अब का कह बात रहे हैं, ये, मैं इसलिए आपको काटा, नहीं तो फिर अदरवाइज आई ब्रेक डोंट ले लें वांट। आप ओके। आप ब्रेक ले लें, मैं क्योंकि डिफॉल्ट वाली जी बात पे जी, वो कुछ बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर है माशी करना हालात चाहता हमारे सियासी हालात से जुड़े हुए हैं और सभी इसी वजह से ज़्यादा तशवीश का शिकार भी हो जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत के अमली इकदामात की दोनों तरफ। वेलकम बैक टू द शो। इस हुकूमत के लिए दो तरफा तलवार है, दो धारी जिस पर यह हुकूमत चल रही है। एक तरफ फाइनेंसेस और इकोनॉमी को स्टेबल करना है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जैसे ओपोनेंट का सामना है। आप कह रहे हैं सेठी साहब कि ये गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करने जा रही है, मिफ्ता इस्माइल साहब भी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि इसकी वजह ये है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें फॉरेन करेंसी का जो फ्लो है वो एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से हम अभी इस खतरे से बाहर हैं। यही ग्राउंड आपको लगती है जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक सेफ रहा है, या और भी ऐसे इकदाम हैं जो हुकूमत ने किए और ये हो ना सका? नहीं, देखिए, दो किस्म के रीजंस हैं क्योंकि डिफॉल्ट नहीं होने जा रही और ना ही कभी होने जा रही थी। ये तो कहते हैं ना कि अब हमने बचा लिया डिफॉल्ट से। मेरा मौक़िफ़ ये रहा कि कभी भी खतरा नहीं था डिफॉल्ट का, ये बनाया गया था ताकि ये आईएमएफ के साथ जल्दी हो जाए और लोगों को डरा के ये और कोई चारा नहीं है। और मसला क्या है, देखिए, डिफॉल्ट होता है कि जब आपने बैरूनी मुल्कों के पैसे जो हैं वो आप नहीं दे सकते। अगर अपने पैसे जो आपने यहाँ डोमेस्टिक डेट की हुई है वो तो इशू कोई नहीं है, वो तो जितने मर्जी प्रिंट करके छाप के आप वापस कर दें, वो तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पाकिस्तान की डेट उस किस्म की प्रोफाइल नहीं है जिस किस्म की प्रोफाइल बाकी उन मुल्कों की हैं जिनके साथ पाकिस्तान को वो कैटेगराइज कर जैसे रहे हैं कि श्रीलंका जी का भी घाना यही और इशू बना सेठी साहब। वगैरह वगैरह, हाँ। कि जी चौथे नंबर पे है। ये ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हमारी जो डेट है, सारी के सारा जो कर्जा हमारा है, वो हमारी जीडीपी का सिर्फ 60% हिस्सा है। बाकी ममालिक जो है किसी का 90 है, किसी का 110 है, किसी का 80 है। तो हम बड़ी अच्छी रेंज में हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि जी बहुत ज्यादा हमारा कर्जे हैं और इसको तो दे ही नहीं सकेंगे वगैरह वगैरह। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट्स ओनली 60% इक्वल टू। और जहां ग्रोथ हो रही हो 5 या 6% की, तो इट्स नॉट अ बिग डील। पहली बात है। मगर बिग डील बनी क्यों? वो इसलिए बनी कि आपके रिजर्व्स गिर रहे थे। रिजर्व्स वो होते हैं स्टेट बैंक के पास पैसे जिसके साथ आप अपनी इंपोर्ट्स और अपने दूसरे जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं। और जब वो गिरने शुरू हो जाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं इनके पास पैसे भी हैं अपने इंपोर्ट बिल या बाकी जो कर्जे लिए हैं वो देने के लिए आए कि नहीं। मगर हमारी जो डेट है उसके 3 पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि 60% ऑफ जीडीपी है, विच इज नॉट मच। दूसरी चीज है कि इस डेट में से 60% डोमेस्टिक डेट है, सिर्फ 40% ऐसी डेट है जो कि हमने बाहर के मुल्कों की देनी है। तो पहली बात तो यह कि वो और कम हो गया, जो जिम्मेदारी है आपकी। ये सारी की सारी डेट बाहर के लोगों को नहीं देनी, सिर्फ 40% देनी है। और उस 40% में से सिर्फ 7% ऐसी है जो कि आपने शॉर्ट टर्म देनी है। तो मतलब है लॉन्ग टर्म डेट भी होती है, शॉर्ट टर्म डेट भी होती है। तो जो लॉन्ग टर्म डेट होती है वो तो रीशेड्यूलिंग भी हो जाती है। शॉर्ट टर्म होती है जो कि बड़ी अर्जेंट होती है कि जी अभी देने, इतने पैसे अभी देने हैं। जो बाद में देने वो देखा जाता है, वो जब वक्त आएगा तो उस वक्त तक देखा जाएगा। तो सिर्फ 7% आपकी एक्सटर्नल डेट जो है वो है जो कि आपने फौरी तौर पे देनी है। वो भी कुछ खास ना बात बनी, मगर चले अगर वो बनती भी है तो तीसरा पहलू ये है उसका कि आपकी ज्यादातर डेट जो है वो कमर्शियल डेट नहीं है। सिर्फ 20%
बाहर की जो डेट है वो कमर्शियल डेट है जो कि देनी पड़ेगी जब भी वक्त आता है। आपके बॉन्ड्स हैं उनको रिकूप करना है, उनके पेमेंट करनी है वगैरह वगैरह। मगर बाकी 80% जो है वो कमर्शियल डेट नहीं है, वो या कंट्री डेट है या मल्टीलैटरल एजेंसी डेट है। और कंट्री डेट लाइक चाइना है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइनीज तो हमेशा रिशेड्यूल कर देंगे। और मल्टीलैटरल्स का भी ये होता है कि उन्होंने अपने पुराने पैसे लेने होते हैं तो वो नए पैसे आपको देते रहते हैं ठीक ताकि है। सिलसिला चलता रहे। हम्म। तो बेसिकली ये रीजंस थे जिसकी वजह से कभी भी इतना खतरा नहीं था। अब खतरा उस वक्त आया है कि जबकि आपकी करंट अकाउंट जहां कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं, वहां डॉलर जो है ना वो स्ट्रांग होना शुरू हो गया। और जब डॉलर स्ट्रांग होना शुरू हो गया, उसको रोकने के लिए आपके रिजर्व्स गिरने शुरू हो गए। अच्छा, ताकि वो स्टेट बैंक इंटरवीन करता है ना कि डॉलर ज्यादा ना बढ़ जाए। और वो डॉलर क्यों बढ़ रहा था? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये इतनी इकोनॉमिक हालत नहीं खराब थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, और फरवरी में, और अप्रैल तक चलती रही। उसके बाद जब वो खत्म हुई, अप्रैल में जब हो गया, तो उसके बाद फिर स्टेबलाइजेशन हो गई और सारा कुछ जो है ना हस्बे मामूल पे आ गया। तो वो ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हम्म। इमरान खान साहब ने जो रुकावटें क्रिएट की हुई थी, जा नहीं रहे थे, रोक रहे थे, डिले कर रहे थे, हर किस्म की उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, और लड़ाई झगड़े कर रहे थे, कंस्पिरेसी थेरीज कर रहे थे, अमेरिका को टेक ऑन कर रहे थे, हम्म। फौज के साथ लड़ाई कर रहे थे। ठीक उसकी है। वजह से फिर हम्म। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़नी शुरू हो गई। हम्म। उसकी वजह से डॉलर बढ़ना शुरू हो गया और लोगों का कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान गिरना शुरू हो गया। तो अभी मैं यही आपसे कह रहा हूं कि वो जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। इसलिए अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंटिन्यू रही तो मसले रहेंगे, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई तो मसले खत्म हो जाएंगे। अभी हाल ही में, अभी कल क्या, आज ही जेबी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जिसका हवाला मिफ्ता अभी इस्माइल मिफ्ता साहब इस्माइल ने भी साहब ने भी दिया अपनी जी, स्पीच में दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी यही लिखा है हम्म। कि पाकिस्तान का जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, यूरो बॉन्ड है, जो कि दिसंबर में मैच्योर हो रहा है, हम्म। उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि कोई खतरा नहीं है डिफॉल्ट का, हम्म। वो बिल्कुल पे होगा। हम्म। और अभी मुझे पता है, कल हमारे यहाँ दोस्त हैं वो खरीदना चाह रहे थे, तो वो 90 पे मिल रहा था। तो वो मतलब है वो तो नॉर्मल था। और लोगों ने, कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक ठीक है। है, थोड़ी बहुत नेगेटिव रेटिंग चल रही है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है। मगर हम्म। तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि कोई इतना खतरा वतरा नहीं है, लोग रिलैक्स करें। कोई हाँ। डिफॉल्ट वॉल्ट नहीं होने जा रहा। आईएमएफ का प्रोग्राम आ रहा है, उसके बाद और भी डॉलर स्ट्रॉन्ग कमजोर होगा। और जो मिफ्ता इस्माइल साहब रुपये के बातों स्ट्रांग में बड़ा होगा। वजन है, वजन है कि हम्म। ये अगले महीने, या जैसे ही आईएमएफ ऑन बोर्ड आ जाती है, पैसे आ जाते हैं, आने तो थोड़े हैं मगर उसके साथ और बहुत सी सिग्नल्स जो है वो ग्रीन होने, लाइट्स ग्रीन होनी शुरू हो जाएंगी। और डॉलर जो है इस वक्त 235 240 पे पता नहीं घूम रहा है। हम्म। टू ये थर्टी गिर गिर नाइन के, हम्म। हाँ 239। ये मेरा ख्याल है कि अगर हस्बे मामूल काम चलता रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हुई, ये बड़ा बहुत बड़ा इफ है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हुई तो फिर डॉलर जो है वो 210 215 पे आ जाएगा। मगर अब बात तो ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कैसे रोकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही पंजाब है। के अंदर जो हाँ। पंजाब के अंदर जो हो रहा है उसका असर इस्लामाबाद पे हो रहा है। हाँ। और आज पंजाब जो है वो परवेज इलाही के पास है। कल इमरान खान फैसला करता है कि हमने दावा बोल देना है इस्लामाबाद का, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो वापस आ जाएगी। जी। फिर वो लॉन्ग मार्च, फलाना ढिंगड़ा, ये वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। मगर वो जो खतरा था ना डिफॉल्ट का, वो अब नहीं है। सबको पता है आईएमएफ वापस आ रही है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इस हुकूमत के जरिए आ जाएगी या केटेकर्स आ जाएंगे उसके जरिए आ जाएगी, वो पक्का काम हो गया। बिल्कुल। और उसमें वो जो रिपोर्ट जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसमें जो बजट में ऑस्टेरिटी ड्राइव और रिफॉर्म्स भी की गई, जो मेजर्स लिए गए, उनका भी हवाला दिया गया, उनको क्रेडिट दिया गया कि उसकी वजह से इशारिये बेहतर होंगे जब आईएमएफ की तरफ से पैकेज एग्रीमेंट के बाद आ जाएगा। लेकिन सेठी साहब, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में तो वक्त के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। आपने कहा कि धावा वो इस्लामाबाद कब बोलेंगे, फवाद चौधरी साहब तो इसका इशारा दे चुके हैं और बार बार यही बात कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने जो ट्वीट की कल के फैसले के बाद, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि मुल्क के दर्द का ठेका सिर्फ मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने ले रखा है, जो अपनी साख दाव पर लगाकर मुल्क और मईशत को संभालने पे लगे हैं, और दीगर अदाकार जो हैं वो खेलने में मसरूफ हैं। कैसा हो कि अगर पेट्रोल की कीमत 12 अप्रैल पर वापस लाकर अदाकारों से कहा जाए कि अब चलाओ मईशत, आप सिर्फ धमकी समझते हैं या ऐसा किया भी जा सकता है, जेरे गौर भी है? देखिए, मैंने आपके कल के प्रोग्राम में यही तो कहा था। मैंने कहा था कि अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इदारों ने और इमरान खान ने मिलकर अगर ऐसे ही मामला चलाए, तो फिर तो, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई तो फिर तो ये, फिर आप वापस उसी डिफॉल्ट सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे।
क्योंकि फिर लोग भाग जाएंगे, कहेंगे लो जी मसला बन गया। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये इकोनॉमिक्स जो है वो अंडर कंट्रोल है। तो अब बात यह है कि अगर ये फिर वैसे ही हुआ और इमरान खान साहब ने ये किया और एस्टेब्लिशमेंट ने चुप करके देखा और क्या होने दो, तो फिर आप देखिएगा फिर इनके पास चारा क्या होगा। ये मैंने कल प्रपोजल दी थी, अब एहसन ने उठा ली है, अच्छी बात है। ये तो होना चाहिए कि अगर आप स्टेबिलिटी नहीं आएगी और आप लोग सब साजिशें करने लगे हुए हैं, और आजकल तो जुडिशरी के ऊपर भी इल्जाम लग रहा है, जुडिशल कू वगैरह का, तो अगर सारे आप लोग लगे हुए हैं इस गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने में और वो मुल्क की मईशत को बचाने में लगी हुई है, तो फिर ठीक है, फिर अल्लाह खैर सल्लाह हम वापस रिस्टोर करते हैं जो हालात थे पहले। जब इमरान खान साहब थे तो हम वापस करते हैं, सारी कीमतें वापस करते हैं, रिलीफ देते हैं अवाम को और घर चले जाते हैं। फिर आइए इलेक्शन में, फिर देखते हैं कौन जीतता है। तो ये तो ऑप्शन है उनके पास, मगर क्या ये एस्टेब्लिशमेंट जो है इसको ये इमरान खान को यहां तक आने देगी, या इमरान खान साहब खुद सोचेंगे कि यहां तक जाना है और उसके बाद क्या वो इलेक्शन में जाना है जहां के ये इस किस्म की हरकत करके बाहर आ जाते हैं। तो वही हालत होगी जो पहले थी, जब ये अगर डिसॉल्व कर देते उस वक्त, इमरान खान अनपॉपुलर थे, ये पॉपुलर थे, तो उसके बाद इन्होंने नहीं किया। और अब अगर वही हरकतें करके कि जी सारा वापस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जाए IMF जाए और कर ले, हम अवाम के पेट्रोल 100 रुपए का कर देते हैं, डीजल 100 का कर देते हैं, बिजली और सस्ती कर देते हैं, और हम जा रहे हैं, आप जो अगली हुकूमत जो आएगी वो निकाले पैसे कहीं से देने के लिए, अल्लाह खैर सल्लाह, या लगाए वापस, तो फिर जिम्मेदारी ले। तो ये ऑप्शन तो होना चाहिए। ये तो बड़ी जरूरी है निगोशिएशन के लिए कि आगे आपको एक स्टेबल रिजीम मिले, और अगर इलेक्शन की तरफ भी जाना है तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और मेरी तो यही तजवीज है कि अगर सियासत करनी है तो फिर आंखें खोल के सियासत करें, लेट के सियासत ना करें। गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती भी ऑन द कार्ड्स है सेठी साहब, ये कैसा इकदाम होगा इन मौजूदा हालात में? देखिए जो बड़ा इश्यू बना हुआ है जी, गवर्नर की ये कर दें, गवर्नर नहीं है, ये हो गया जी। अरे भाई इस वक्त जो एक्टिंग गवर्नर है डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्या उनमें इश्यू है कि जी गवर्नर नहीं है? क्या IMF ने रोना धोना किया है? वो तो कुछ नहीं कह रहे आपको। तो ये मीडिया लगा हुआ गवर्नर नहीं है जी, गवर्नर नहीं। ओ जी क्या फर्क पड़ता है गवर्नर है या नहीं? ये गवर्नर तो है ना एक्टिंग गवर्नर, एंड ही इज एज गुड एज एनीबडी एल्स। उनकी आपने ब्रीफिंग देखी है जो अभी हाल ही में गवर्नर और 2 डिप्टी गवर्नर्स ने ब्रीफिंग दी है? बड़ी सीरियस, सोबर, कंसिडर्ड, बड़ी फेयर किस्म की ब्रीफिंग दी है। somebody like me जो बड़ा क्रिटिकल है ऑफ द गवर्नमेंट एंड सो ऑन, वो मैं कह रहा हूँ कि इट वाज अ ग्रेट ब्रीफिंग। मैंने उसको रीट्वीट भी किया, एवरीबडी शुड सी इट। तो देयर इज नो इशू, गवर्नर नहीं है जी, फलाना नहीं है जी, ढिंगड़ा नहीं है, ये क्या बात है? इट डजंट मैटर। अच्छा, ऐसे में सिट साहब PDM की तरफ से जहां सख्त रिस्पांस एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वहां मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि हमें इदारे से कोई गिला नहीं है, अलबत्ता अटक पार से शिकवा जरूर है। ये अटक पार से उनकी क्या मुराद है सिटी साहब? बड़ी तुम इनोसेंट बन रही हो। आई सीरियसली डोंट नो, क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स यू डोंट नो जी, ऑफ कोर्स यू डोंट नो। हाँ, अच्छा तो, बात ये है कि अटक के पार पेशावर है। अच्छा, पेशावर में कौन बैठा है? अच्छा, तो अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? आप भी चाहती थी कि मैं कोई और ज्यादा बात करूं, मैं नहीं बात ज्यादा करता। कल मेरे गले ही ना पै जाए और पेशावर जड़ा आके इस्लामाबाद ना पै जाए। सेठ साहब लाइव है हम, लेकिन शिकवा करने का फायदा क्या माजी में हो गया? जो आप शिकवे रखने का फायदा होगा, कुछ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। वो इसी बारे में मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि हम स्पीकर कौमी असेंबली को कहेंगे कि वो इस्तीफों की तहकीकात करके उन्हें मंजूर करना शुरू करें। बहरहाल और भी बहुत से मौजूद जिन पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, सियासी खिलाड़ियों की, उनके खेल की बात हो रही है। 19 अमेंडमेंट का जब तस्करा हुआ, आज बिलावल अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन आपने भी रोल जब डिस्कस किया अदलिया का और पीपल्स पार्टी का, तो उसमें आपने नून लीग की बात नहीं की। उस वक्त नून लीग का किरदार कैसा रहा, ये तो बताएं। बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे से स्लिप हो गया। बात यह है कि नून लीग का किरदार कोई अच्छा तो नहीं था। नून लीग ने बिल्कुल पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया। नून लीग एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो गई और इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़ी हो गई, और कहा कि नहीं, बिल्कुल ये अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। आज नून लीग को तकलीफ हो रही है, अगर वो अमेंडमेंट हो जाता उस वक्त तो आज ये ना होता। मगर ये सिर्फ पहली दफा नहीं है। नून लीग उस दिहाई में नून लीग ने एक और भी बहुत बड़ी गलती की थी कि मेमो गेट को सपोर्ट किया था जी। और आसिफ जरदारी साहब की गवर्नमेंट के एक प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करवाई थी। तो नून लीग के बड़े गुनाह हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर देखिए, जो देर आया दुरुस्त आया। अब आके नून लीग का
का के किबला जो है वो सही हुआ है। अब इनको समझ आ रही है और अब जमहूरी पसंद हो गए हैं, और इसीलिए बहुत से लोग हैं जो कि समझते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब पुराने नवाज शरीफ साहब नहीं रहे, नए नवाज शरीफ साहब हैं, और जेन्युइनली इन्होंने सीखा है अपने तजर्बे से, और अब जमहूरियत और इस किस्म की चीज़ों को पसंद करते हैं, और इनसे उस किस्म की गलतियां फिर से नहीं होंगी। अफसोस इस बात का है, और मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने नून लीग की तनकीद की है अभी, मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी एक इम्प्रेशन ये पड़ रहा है कि वो जो रोल पहले नून लीग अदा करती थी, इस्टेब्लिशमेंट का साथ देती थी हर चीज में पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अब पीपल्स पार्टी जो है वो उसका झुकाव जो है टुवर्ड्स द इस्टेब्लिशमेंट है, और उनकी बात ज्यादातर मानती है। हम्म। और इस किस्म के प्रॉब्लम्स अब चल रहे हैं। बहरहाल बहरहाल अच्छी बात है अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं और मिल के इस्टेब्लिशमेंट को उनका जो ओवरबेयरिंग किस्म का जो इंटरवेंशंस होती हैं उसको कमजोर करें, इसी तरीके के साथ जुडिशरी को अपनी जगह पे डालें हम्म। और कहें आप अपने आप पार्लियामेंट के हद के अंदर मत आए, तो ये अच्छा होगा। और मैं समझूंगा कि इससे बेहतर क्या हो कि अगर इमरान खान साहब भी इनका हाथ बटाएं। बिल्कुल, यही क्वेश्चन है कि खान साहब आएंगे इस मामले पे या नहीं आएंगे। जो आज बात की गई जिसमें कुछ हवाई फायरिंग राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से सुनाई दी, जब उन्होंने कहा कि अगर मेरे दाखिले पे पाबंदी लगाएंगे तो ये जवाज़ होगा गवर्नर आज का, ये गैर ज़रूरी सिट साहब नहीं था आपके ख्याल में? फवाद चौधरी साहब ने इसका ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया और कहा कि उनको वज़ीर कानून जो माजी में रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि ऐसे गवर्नर रूल की शिक क्या कहती है, उसको पढ़ लें। फिर साथ ही उन्होंने विफाक की भी बात की कि हम तय करेंगे कि विफाक के बारे में कब फैसला करना है और कब वहाँ हुकूमत का खात्मा होना है। तो आपके ख्याल में पहले कौन वार करेगा? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि आप पंजाब हुकूमत की खैर मनाएं जहाँ आपकी हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, तो कौन पहले आंखें झपकेगा? देखिए, पहला शॉट तो अभी पीडीएम ही करेगी। उसकी वजह यह है कि अभी ऐसे लग रहा है कि परवेज इलाही साहब वापस आ गए हैं और डट गए हैं, मगर मेरा ख्याल है अभी एक एक राउंड रह गया है इनके पीडीएम के चेंबर के अंदर, एक बुलेट रह गया। वो क्या बुलेट जो है वो टारगेट पे लगता है जाके कि नहीं? हम्म। आपको आगाह कर दूं कि इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि चौधरी शुजात जो हैं वो एक खत लिखे टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसकी अफवाहें भी चल रही हैं, मगर ये जेन्युइनली कोशिश हो रही है कि चौधरी शुजात जो हैं एज लीडर ऑफ द PMLQ हम्म। वो एक खत लिखे इलेक्शन कमीशन को और कहें कि ये लोग जो 10 लोग हैं, इनको पार्टी में से मैं इनको निकालता हूँ, इन्होंने जैसे मेरा बात नहीं सुनी, और हम्म। इनको आप डिसीट करें। और उसका हवाला जो दिया जाएगा वो यही दिया जाएगा कि इमरान खान ने भी एज पार्टी हेड अपने मेंबर्स को कहा था कि आपने क्रॉस ओवर नहीं करना, और उन्होंने खत लिखा था कि इनको इलेक्शन कमीशन को कि इनको डिसीट किया जाए, इनको हम्म। डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब की बात मानी थी, और तो अब इनकी बात भी माननी चाहिए अगर चौधरी शुजात ये लिखते हैं। वो और बात है, इस वक्त जो अदालतों का जो जो रुख है, हम्म। वो शायद इस किस्म की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने पहले से लगता है कुछ फैसले किए हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट में रोक दिया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फिर एग्जैक्टली। यही फैसला, हम्म। इसी किस्म की बातें करेगा। हम्म। मगर मेरा ख्याल है कि ये जो बुलेट है इसको चलाना चाहिए। और अच्छा। अगर अदलिया जो अगर इलेक्शन कमीशन फेयर है तो वही फैसला करेगी जो उसने पहले किया था इन द केस ऑफ इमरान खान। और अगर नहीं फेयर तो लग जाएगा पता कि फिर अंडर प्रेशर आ गए हैं, जिस प्रेशर के अंदर वो फॉरेन फंडिंग केस की नहीं रिलीज कर रहे, और अब वो भी ऐसे लगता है कि बड़े अंडर प्रेशर है और वो कमजोर तो हो गए। ऐसे में तो मुस्लिम फिर लीग फिर पी बन जाए तो अगर परवेज तो इलाही अब साहब। वो, हम्म। हाँ, तो वो मुस्लिम लीग की पी तो बाद में बनेगी ना, शुरू में तो नहीं बनेगी ना, उस वक्त तो ये छुट्टी हो जाएगी इनकी। हम्म। आ, तो इसलिए तो ये फिर इश्यूज कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, जिसके साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। तो ये गवर्नर वाली जो बात है, अभी आपने देखा इनके गवर्नर ने इनको ओथ लेने से इनकार कर दिया, जी। और वही किया जो उनके गवर्नर ने इनको इनकार किया था। मगर इन्होंने तो रातों रात जहाज में बैठ के और पहुंच गए और जाके ओथ वोथ ले लिया प्रेसिडेंट साहब से। उस वक्त तो प्रेसिडेंट साहब कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे, गवर्नर साहब कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे जब नून लीग की बारी थी। तो ये तो वन साइडेड नजर तो आ ही रहा है सारा कुछ। हाँ सेठी साहब। अब ये, आप अब कह रहे हैं बस वो आखिरी कॉपरेट, बात। जी जी, वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे तो तब रीजंस नहीं दिए गए थे, लेकिन अब जो कॉपरेट नहीं किया गया गवर्नर पंजाब की जानिब से, उनके ख्याल में 63A के हवाले से जो रिव्यू पिटिशन है वो अभी अदालत के दरवाजे पर पड़ी है, उसकी समाअत अभी नहीं हुई, तो इसलिए उन्होंने ये रीजन दिया ओथ ना लेने का। तो उसमें भी सही कह रहे हैं। ये सवाल पैदा होता है उसमें कि अगर कासिम सूरी साहब की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया था तो वो भी आइन की खिलाफ वर्जी थी, उस पर भी कोई कार्रवाई
कार्रवाई नहीं की गई, अभी डेप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग भी गलत करार दी, तो इस बारे में भी अभी तक हमने कोई कार्रवाई नहीं देखी है, अदालत की जानिब से तजवीज़ भी नहीं किया गया। तो आपको नहीं लगता कि कोई एक मिसाल तो सेट होनी चाहिए थी? जब आप तशरीह कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, तो किसी को एक को तो एग्जाम्पल बनाना चाहिए अदालत की जानिब से। नहीं, मगर देखिए ना, ये अच्छी ट्रेडिशन नहीं है हम्म। कि आप स्पीकर को, ऑफ पार्लियामेंट के स्पीकर को आप बुलाएं और उनको कटहरे में खड़ा कर दें। दिस इज नॉट राइट। ये भी सोचना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इस किस्म की गैर आइनी बातें करना शुरू कर देते हैं और गैर आइनी कदम उठाना शुरू कर देते हैं कि सारा मतलब कौम उठ बैठती है कि ये क्या कर रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड। तो फिर आपको भागना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये बिल्कुल मुझे उसी किस्म का हवाला देना चाह रहा हूँ कि जब ये आपस में लड़ाई करती हैं ये सियासी जमातें, तो भागते हैं फौज के पास कि हाँ ये हेल्प जी। करें, आ जाए इनको निकालें। हम्म। यहाँ भी वही हो रहा है कि जब ये आपस में लड़ाई करते हैं तो अब क्योंकि वो कहते हैं हम न्यूट्रल हो गए, तो ये भागते हैं जुडिशरी के पास, और जुडिशरी फिर इनको इस्तेमाल करके अपना पावर जो है और बढ़ाती है और बढ़ती जाती है। इसी तरीके के साथ इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी तो बढ़ गई है ना, क्योंकि हर 3 साल के बाद आप भागे जाते थे उनके पास, तो कह रहे थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छा सो वी आर द जज, वेरी गुड, वी आर, तो वो और पावर लेते गए। इसी से अब जो जुडिशरी के साथ अब यही हो रहा है, आप उनके पास भागे जाते हैं हर चीज के लिए, तो फिर यही होगा। आपस में बैठ के जब आप तय नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू जो रूल्स बने हुए हैं उनके तहत, आप रूल्स को ओबे नहीं करेंगे, तो आप किसी थर्ड पार्टी को मौका देंगे ना कि वो जज बन जाए और वही जूरी बन जाए और फिर आप उसके मोहताज हो जाए। तो इसलिए दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आपस में मिल बैठने की बात दोनों तरफ से हो रही है अपनी अपनी शराइत के ऊपर। फवाद चौधरी साहब ने भी आज इशारा दिया कि हम मिलकर बात करते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शंस कैसे होंगे, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए नहीं हो सकते। इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए खुद इस्तीफा देकर चले जाएं। आपके ख्याल में इमरान खान साहब को जो अगली जरब है वो इलेक्शन कमीशन पे होगी? आयशा, अगली जर्ब क्या, वो तो कब से रिजर्व लगाई जा रहे हैं। उन्हें तो डर है कि फॉरेन फंडिंग केस रोकना है उन्होंने, इसीलिए जर्ब पे जर्ब लगाई जा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। तो मैं समझता हूँ वो तो नहीं रोकेंगे। अब इसका एक ही तरीका है कि जो भी इलेक्शन कमीशन ने करना है अब करें, बाहर निकालें फॉरेन फंडिंग केस, उसके बाद छोड़ दें पार्लियामेंट के अंदर जो निगोशिएशंस होती हैं कि किसने रहना है और किसने नहीं रहना। आप अपना काम करें। अगर दोनों साइड ये समझती हैं कि मुज़ाकरात में आपको भी छुट्टी करानी है और एक नया इलेक्शन कमीशन लाना है जहां इमरान खान को ऑब्जेक्शन हो और इनको भी ऑब्जेक्शन ना हो, तो सो व्हाट, आप अपना काम करें जो आपने काम किया है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप लेट जाते हैं और लेट के फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रख लिया जाए। वो अब इमरान खान तो आपको कभी नहीं रखेगा। अच्छा। वो और बेहतर यही है कि आप मेहरबानी करें और आप अपना काम करें और जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके रिलीज करें। उसके बाद जो भी होता है खान साहब और लंदन आएंगे बनाए करें, मगर जो निगोशिएशन होगी अगर होनी है तो फिर वहां जाके ये बात तय होगी ना कि तो ठीक है होने दें वहां। तो अगर आप नहीं भी करेंगे उसने तो ये बात करनी करनी है, तो फिर आप घर जाएंगे बदनाम हो गए जैसे पहले 2-3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए हैं। तो मैं तो आजकल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहूंगा और रहने दो, जो काम करना है करो तुसी, और बाद घर जाने की वारी आती तो घर चले जाना ऑनरेबली, बट जी। डिसऑनरेबली आप घर मत जाए। तो सेठी साहब, जब सुप्रीम कोर्ट के किरदार की बात आती है तो 4 पिटिशंस इस हुकूमत के इकदाम के खिलाफ लेकर पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के रूबरू है, नैब तरमीम पर भी और ईवीएम्स और आई वोटिंग के मामले पे भी। अब वो जो ओवरसीज वोटिंग के मामले पे है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। यानी ये गवर्नमेंट अगर आके इसने कुछ किया भी था तो वो सारे इकदाम वापस हो जाएंगे, तो वो स्क्वायर वन वाली पोजिशन पे सब कुछ चला जाएगा। तो ऐसे में अगर इंतखाबात होते हैं तो पीटीआई अगर एतराज नहीं उठाएगी तो ये वाला सेटअप एतराज उस पर उठा लेगा। दोनों सूरतों में इलेक्शन के नताइज को तो फिर कोई तस्लीम नहीं करेगा। इसीलिए आयशा जरूरी है इस वक्त आंखें दिखाना। इस वक्त अच्छा। अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, एक इदारा या दूसरा इदारा ज्यादती हो रही है, तो आप कहें जी संभाल लो, फिर ਅਸੀਂ जा रहे हैं। और जाने से पहले आप कश्ती से जब छोड़ेंगे तो वो जो प्लग आपने लगाए हुए ना, पानी अंदर ना आए, प्लग निकाल लें, कहो जी आ जाओ, आप पे प्लग लगाओ, अल्लाह अल्लाह खैर से ਅਸੀਂ जा रहे हैं। अच्छा। फिर करने दें इनको, फिर हम देखते हैं कैसे करते हैं ये। अच्छा। तो ये है कि ये आपको निगोशिएशन करनी पड़ेगी इन सब इदारों के साथ और आपको आंखें दिखानी पड़ेगी। आप लेट के काम नहीं चलेगा, ये चढ़े हुए हैं ऊपर आपके, अल्लाह अल्लाह खैर। तो कोई धमाकेदार फैसले आ रहे हैं आने वाले दिनों में पीडीएम की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से? अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में मैं क्या कहूँ। ये तो अगर नवाज शरीफ साहब कोई कदम उठाते हैं तो उठाते हैं,
बाकी और मैं क्या कह आपको सकता हूँ। नवाज शरीफ साहब सियासत से ताल्लुक दिखाई नहीं दे रहे? अभी तक ये खबरें मार्केट में थी कि मरीम नवाज साहिबा को सौंप दी जाएगी मुस्लिम लीग नून की क़यादत, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें ही साबित हुई। अफवाहों का बाजार गर्म है। सेठी साहब, मुस्लिम लीग नून के कायद के रोल के बारे में बताएं कुछ, आप वहां बैठे हैं। अब मैं बैठा तो हूँ यहाँ, मगर ये ऐसी बातें जो है ना वो बड़ी क्लोज टू द चेस्ट होती हैं हम्म। लोग शरीफ खानदान के अंदर। तो अच्छा। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो मेरा तबसरा जो है वो यही है कि ये प्री मैच्योर है। हम्म। बात चल पड़ी है, नून लीग के सपोर्टर्स के अंदर ये बात चल रही है हम्म। कि मरियम को और जिम्मेदारी दी जाए पंजाब के अंदर। और हमारी आगे यूथ की और फ्यूचर की लीडर वही है। ठीक है। मियाँ साहब जो हैं वो, उनकी सेहत जो है वो इजाजत नहीं देती कि उस किस्म हम्म। की रिगरस एक्टिविटी करें। ठीक है। आ, और शहबाज शरीफ साहब को मौका मिल गया है। हम्म। और नून लीग के जो लोग हैं उनका ये ख्याल है कि वो मौका जो है वो हाथ से नून लीग को ऑलराइट, तो नुकसान हो गया। ये टाइम नुकसान हो गया बिल्कुल उसके साथ। ऐसे अपनी स्ट्रेटजी तो को इसलिए रिव्यू ये करने वक्त का आ रहा है, है, ये वक्त पॉलिसीज आएगा, को। जी ये जी। वक्त आएगा आयशा, हम्म। ये वक्त आएगा जी। जहां ये इश्यूज खड़े होंगे। मगर मेरा नहीं ख्याल कि अभी हाल ही में ये इश्यूज हल ठीक है, होने वाले बात हैं या चल करने निकली वाले है, हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुंचती है। फीडबैक दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।